हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब हम अपनी चैप्टर के एंड पोर्शन में आ गए हैं और आप यहां पर एक लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन। क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं तो आपने डायग्राम बनाए होंगे और उस टाइम पे हमने पूरा जो डायग्रामेटिक वे में समझा था एक्सक्रीशन को, आज हम रिवाइज करेंगे। आपको होमवर्क में दिया गया था आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बना करके लेके आना है, साथ ही आपको किडनी का जो डिटेल डायग्राम है वो बना करके लेके आना है। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। उससे पहले जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ सैप के बारे में हमने पढ़ा था, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने बात की थी। इसी के साथ हमने यहाँ पर बात की थी एडेशन कोहेशन के बारे में और ट्रांसपीरेशन पुल के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि भोजन के परिवहन के बारे में, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो हुआ था एक्सक्रीशन। अभी तक आपने एक्सक्रीशन में ये समझा है, हमने कहा जब पोषण की प्रक्रिया में आपने पाचन को पढ़ा तो पाचन में पाचन से दो प्रकार की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ी। एक तो पाचित भोजन का क्या हुआ, सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, पाचित भोजन में क्या यहाँ पे आया है, ग्लूकोज। एक तो ग्लूकोज का क्या हुआ है, यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ है। ठीक है, एक आपने कहा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका क्या हुआ है, एक्सक्रीशन हुआ है। तो आपने सर्कुलेशन पढ़ा, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, और हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमने क्या समझा है, आपने कहा लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सर्टेन बेसिक प्रोसेसेस, यानी कि जो हर एक जो जीव की जो लाइफ है वो कुछ बेसिक जो प्रोसेस है उन पे डिपेंड होती है, यानी कि उनमें पाई ही जाती है। एक्सक्रीशन इज वन ऑफ अमंग देम, यानी कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी जीवों में पाई जाए कि जो जीव खाना खाएंगे उनमें उत्सर्जन या एक्सक्रीशन भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन there is a specialized system for excretion called human excretory system। तो यहाँ पर हमने कहा कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग यहाँ पर होती है। जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनमें कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और हमने बात की है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमने बात की है ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी होती है। पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक जोड़ी यूरेटर्स होते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी के बारे में हमने क्या समझा, किडनी आर बीन शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the back। क्या बोला गया था, रिब्स के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं, पीछे की साइड होते हैं आपकी, और दोनों साइड होते हैं आपकी, राइट और लेफ्ट साइड दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ मेजरमेंट्स देखी थी। हमने कहा था ईच ह्यूमन अडल्ट किडनी हैज अ लेंथ ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर, अ विड्थ ऑफ 5 to 7 सेंटीमीटर एंड वेट अराउंड 120 to 170 ग्राम इनका वेट होता है। नेक्स्ट हमने बोला द किडनी हैव एन इनर कनेक्टिव स्ट्रक्चर, द ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स एंड नर्व्स एंटर द किडनी थ्रू द हाइलम। हाइलम के द्वारा ये तीनों जो चीजें होती हैं जैसे ब्लड वेसल्स, यूरेटर्स और नर्व्स होती हैं वो एंटर करती हैं। तो हाइलम वो जगह जहाँ से ये क्या करती हैं, एंटर करती हैं। एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है अंदर किडनी के अंदर, और यूरेटर का क्या है और नर्व्स का क्या है। ब्लड वेसल, यूरेटर तो आप पढ़ ही रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, और जो नर्व्स होती हैं वो सेंसेशन या फिर कोई भी जो मैसेज है उसे रिसीव और यहाँ पे क्या करती है, सेंड करती है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमारा जो टीथ, हमारा जो दांत होता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो दांत है दांत का जो क्राउन पार्ट होता है और दांत की क्या होती है, रूट होती हैं। ठीक है, उनमें यहाँ पे क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं और नर्व्स भी पाई जाती हैं। जैसे सेंसेशन आपको फील होता है, गर्म और ठंडे का फील होता है दांतों में, कैसे फील होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स होती हैं और वो वहाँ पर क्या करती हैं, वो जो स्टिमुलस है उन्हें रिसीव करती हैं। तो स्टिमुलस को आपने पढ़ा था जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, वहाँ पर आपने स्टिमुलस को पढ़ा था, आपने सेंस ऑर्गन को वहाँ पे पढ़ा था। तो इसी प्रकार से आपने कहा यहाँ पे भी क्या पाई जाती हैं,
जो नर्व्स होती हैं वो पाई जाती हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो आपको इजीली ये सारी चीजें यहाँ पे समझ आ जाएंगे। हमने क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज एक्सप्लेन बिलो। सबसे पहले होता है कैप्सूल, ठीक है, सबसे पहले किडनी में क्या आएगा, कैप्सूल आएगा। आपने कहा द आउटर लेयर इज कॉल्ड द कैप्सूल, किडनी की जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, और किडनी के अंदर दो जोन होते हैं। द आउटर जोन इज द कॉर्टेक्स, आउटर जोन को आप कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड इनर जोन इज द मेडुला। अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला की जो स्टोरी है ये काफी जगह सेम होती है, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि आउटर जोन को आप कॉर्टेक्स कह देते हैं, बीच को आप मेडुला कह देते हैं। कहाँ पर आपने सेम चीजें पढ़ी थी, सेम चीज आपने तब पढ़ी थी जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और आप गैमीट के बारे में बात कर रहे थे। पढ़ा था आपने सेम, आपने कहा था मेडुला वाला पोर्शन होता है एंड कॉर्टेक्स वाला पोर्शन वहां पर होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। हमने कहा कि जो आउटर जो लेयर है यहाँ पर किडनी की उसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल दो जोन में या दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होगा, ठीक है, ये किडनी है तो आपने कहा आउटर पार्ट कौन सा होगा, कॉर्टेक्स होगा, और बीच का जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, मेडुला वाला पोर्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल कॉलम्स कॉल्ड अ कॉलम्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि जो कॉर्टेक्स होता है वो कहाँ कहाँ किसके बीच में होता है, तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में होता है, एज अ रीनल कॉलम्स कॉल्ड अ कॉलम्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है किसका, किडनी का। नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आएगा वो आएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है पढ़ लेते हैं। आपने कहा नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे कि आप बॉडी के बारे में बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारी बॉडी की, आपने कहा सेल है। जैसे कि नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो आपने कहा कि जो फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है जो हमारे नर्वस सिस्टम की, आपने कहा था वो है न्यूरॉन, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें किडनी की तो आपने कहा किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन होती है, नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन में जो फंक्शनिंग हो रही है वो सभी नेफ्रॉन में सेम फंक्शनिंग यहाँ पर होती है। तो आपके पास कभी कभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड अ रीनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। देखते हैं दोनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। Glomerulus consists of a bunch of capillaries formed by a afferent arterioles. Blood from glomerulus is carried away by a different arterioles. आपने कहा जो glomerulus होता है वो बहुत सारी कैपिलरी से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और कहाँ से होती है, फॉर्म्ड बाय अ एफरेंट आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स इनका फॉर्मेशन होता है। Blood from glomerulus is carried away by a afferent arterioles. यहाँ से जो ब्लड जाता है तो ब्लड को कौन यहाँ से भेजता है, एफरेंट आर्टियोल्स यहाँ पे भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बोमन्स कैप्सूल। आपने कहा जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर से जिसे बोमन्स कैप्सूल हम कहते हैं। एंड दिस एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस को क्या करता है, एनक्लोज करता है। द मेलपीजियन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल्स, ठीक है। The highly coiled structure in the tubules next to the Bowman's capsule is the proximal convoluted tubules. अब यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ पढ़ने से सबसे अच्छा ये है कि आप क्या करें, डायग्राम बनाएं। किडनी का डायग्राम आपके लिए होमवर्क में था। नेफ्रॉन का डायग्राम आप बनाएंगे। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो नेफ्रॉन का डायग्राम हमने पढ़ा था, और जब नेफ्रॉन के डायग्राम को आप पढ़ेंगे, पार्ट्स आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें। एक बार आप लोग पढ़िए कैप्सूल और नेफ्रॉन के बारे में आपने क्या पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर देखते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हेनल्स लूप। हेनल्स लूप में क्या बताया गया है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज हेनल्स लूप व्हिच हैज एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों यहाँ पर होते हैं। द असेंडिंग लूप कॉन्स्टिट्यूट द असेंडिंग लूप
कंटिन्यूज एज अ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और ये आगे कैसे बढ़ता है, आपने कहा एज अ डिस्टल convoluted tubules. The distal convoluted tubules of many nephrons open into the collecting duct. यहाँ पर ये कहाँ खुलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, यूरिन को कलेक्ट किया जाता है. The cortical region of the kidney comprise a Malpighian carpus, proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules, and the medullary region contains a loop of Henle. अब यहाँ पर ये सारे नाम हमें और अच्छे से तब समझ आएंगे जब हमें इनकी लोकेशन यहाँ पे पता होती है. There are two types of nephrons, दो टाइप के यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, cortical and juxtamedullary, ठीक है. In case of a cortical, the loop of Henle is very short, यहाँ पे Henle loop short होता है, extend only a little into a medulla. In a juxtamedullary loop, the Henle is very long and runs deep into the medulla, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है यूरेटर. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, यूरेटर आएगा. आपने कहा a pair of thin muscular tubes called a ureter comes out of each kidney extending from the renal pelvis. It carries urine from the kidney to the urinary bladder. इनका काम होता है किडनी से यूरिन को लेना और यूरिनरी ब्लैडर में क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है. तो यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे आता है, आपने कहा इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्टोर्ड यूरिन. द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टीड बाय द प्रोसेस ऑफ अ मैचुरेशन, दैट इज द एक्ट ऑफ अ यूरिनेशन, ठीक है. अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और यूरिन को स्टोर करने का काम करता है. लास्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो है यूरेथ्रा. आपने कहा दिस ट्यूब अराइव फ्रॉम अ यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प्स टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. यहाँ पर क्या होता है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. इनमें इट एक्ट्स एज अ कॉमन रूट फॉर अ गैमीट एंड यूरिन एंड इट्स ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर मसल. स्फिंक्टर क्या होते हैं, आपने कहा स्फिंक्टर अलग अलग जगह पे होते हैं, एज अ गेट यहाँ पे काम करते हैं. जैसे कि आपके इसोफिगस और आपके स्टमक के बीच में था, जिसे हमने क्या कहा था, गैस्ट्रो इसोफिगल स्फिंक्टर कहा था. एक स्फिंक्टर था आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है. तो जिसे आपने यहाँ पर क्या कहा था, वो भी एक स्फिंक्टर का काम कर रहा था. इट मीन्स कि खाना ऊपर ना जाए, कोई भी जो चीज आपने खाई है वो क्या हो, जो अगेंस्ट जो डायरेक्शन होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसमें वो मूव ना करें, ठीक है. चलिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या बोला गया है, आपने कहा द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का. इसमें ध्यान रखिए आपको किडनी का एक डिटेल डायग्राम पढ़ना है और नेफ्रॉन का आपको डायग्राम यहाँ पर पढ़ना है, तब आप और अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और एक्सक्रीशन है उसे अच्छे से समझ पाएंगे. एक्सक्रीशन में कुछ नाम तो आपने पढ़े होंगे, आपको लगा होगा कि जो नाम है वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो तभी तक कॉम्प्लेक्स रहेंगे जब तक कि आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो एक बार डायग्राम को आप लोग देख लेंगे. चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं. क्या प्लांट्स में भी अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? ये सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल होता है या नहीं होता है, होता है तो क्या होता है, और अगर वेस्ट मटेरियल होता है तो ये प्लांट बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, इसके बारे में आपके पास कुछ क्या आते हैं, टॉपिक आते हैं. तो इजी है. सबसे पहले तो ये है कि प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल है वो पाया जाता है, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा जो गम निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल का ही रूप होता है. निकलता कैसे है, आपने कहा कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी में जो ओपनिंग्स होती हैं उन्हीं से ये बाहर निकलता है. तो पढ़ लेते हैं. आपने कहा प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट. ध्यान रखिए, जब आपने बात की थी यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. हमने कहा था प्लांट में जैसे हम ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, ऐसे अलग से प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो केमिकल सिग्नल है वो चलते हैं. जैसे हॉर्मोन्स के थ्रू जो है वो केमिकल सिग्नलिंग चलती रहती है यहाँ पर. वैसे ही हमने कहा प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता है,
तो आपके लिए क्वेश्चन पहले ये है कि प्लांट्स में क्या कोई सिस्टम होता है, क्या आप जानते हैं किसी सिस्टम को जो प्लांट में पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं। जैसे कि हमने कहा कि हाँ, प्लांट में भी अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन अगर हम बात करें, प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। उसके लिए होता है लीफ, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यू आप पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तीसरा हमने कहा रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए होता है फ्लावर। तो हमने कहा यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे पोषण के लिए एक अलग से सिस्टम हमारे पास आता है, यानी प्लांट्स के पास आता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से सिस्टम आता है, या रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग से आता है। तो इनमें कुछ सिस्टम पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन एक और आपके पास आता है कि सभी प्लांट्स के पास इन सभी के लिए अलग से सिस्टम होते हैं? हमने कहा नो, आंसर होगा नो, सभी के पास नहीं होते हैं। जैसे कुछ प्रिमिटिव प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने कहा न्यूट्रिशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीफ में ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एल्गी की बात करेंगे, शैवाल की बात करेंगे, तो हमने कहा शैवाल में पत्ती, तना, जड़ अलग से होता ही नहीं है। वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि इनके कौन से पार्ट क्या हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि पूरी जो बॉडी है वो सेम होती है, पूरी बॉडी में क्या होगा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा अगर आप बात करेंगे, जो एल्गी आपके पास आती है वो किसके कौन से ग्रुप में आती है? थैलोफाइटा में। इसके एग्जांपल है शैवाल या एल्गी, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है यहाँ पे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में आप देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जब आप देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में यहाँ पे टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, टिश्यू यहाँ पर भी नहीं आए हैं, टिश्यू यहाँ पर भी नहीं आए हैं। हमने कहा अभी सेलुलर लेवल ही चल रहा है, वहां पर टिश्यू नहीं बने हैं। और ब्रायोफाइट्स में भी हमने कहा अभी रूट, लीफ, स्टेम नहीं आए हैं। हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? हमने कहा पत्ती जैसी संरचना तो दिख रही है, लेकिन वो पत्ती है हम ये नहीं कह सकते हैं। जड़ जैसी संरचना तो है, लेकिन जड़ है, वास्तविक जड़, वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती नहीं पाई जा रही है। अब आपने कहा जो वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जा रही है, तो वैस्कुलर टिश्यू कहाँ आएंगे? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए ही नहीं जाते। तो आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? आपने कहा इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्योंकि बहुत लंबे नहीं होते हैं, बहुत छोटे से प्लांट होते हैं। जैसे ये पत्थर है इस प्रकार से, या फिर ये कोई स्थान है, और यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इतने ही बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता कहाँ होगी? जहाँ हाइट होगी, हाइट में जहाँ पे जाना होगा। और आपने कहा जाइलम और फ्लोएम का काम यही है कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं इन्हीं के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें तो टिश्यू पाए ही नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या है, अब हाइट भी बढ़ गई है प्लांट की। हम देखते हैं कि ये प्लांट की हाइट है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये प्लांट की हाइट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अभी तक यहाँ पे फूल नहीं आए हैं, किसी भी ग्रुप में फूल नहीं आए हैं, तो ध्यान रखिए। हमने कहा जो शैवाल है अलग, शैवाल है या फिर हमने कहा जो थैलोफाइट और ब्रायोफाइट अलग से पत्ती नहीं है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि अलग से पत्ती है और पत्ती में ही सब कुछ हो रहा है। आपने कहा पूरी बॉडी क्योंकि ग्रीन है यहाँ पे, और पूरी बॉडी में जहाँ पर क्लोरोफिल है वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। आपने कहा वैस्कुलर टिश्यू की हम बात करते हैं, तो अगेन थैलोफाइट और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें टिश्यू नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली जो कंडक्शन है वो सिंपल तरीके से हो रहा है, टिश्यू नहीं पाए जा रहे, अलग से कोई सिस्टम नहीं है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, फ्लावर पे। हमने कहा तीनों ग्रुप, चाहे आप ब्रायोफाइट की बात करें, चाहे आप थैलोफाइट की बात करें, चाहे आप टाइडोफाइट
की बात करें, तीनों में आपने कहा फ्लावर तो पाया ही नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या है, फ्लावर नहीं है, आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हमारे ग्रुप आते हैं। इनमें हमने कहा कि क्या है, रिप्रोडक्शन जब हो रही है तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब अलग अलग जो कैटेगरी है वो क्या बताती है, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस को यहाँ पर बताती है। तो हमने क्या बात यहाँ पर की है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग जो सिस्टम है वो पाए जाते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए नहीं पाया जाता है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। आपने कहा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट बॉडी से रिमूव किया जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ respiration and photosynthesis are used as a raw material for each other। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा जब फोटोसिंथेसिस हुई और आपने कहा जब प्लांट्स में रेस्पिरेशन हुआ, तो वहां का उन दोनों का जो वेस्ट मटेरियल था वो एक दूसरे ने यूटिलाइज कर दिया। कैसे यूटिलाइज कर दिया अभी बात करते हैं। दो प्रोसेस है, एक तो हमने कहा है फोटो सिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या कहा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो प्लांट्स में भी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है प्लांट्स में नहीं होती, प्लांट्स में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब आपने कहा फोटोसिंथेसिस जब हुई तो हमने क्या बोला, यहाँ पे सनलाइट थी, प्लस यहाँ पे क्लोरोफिल था, ठीक, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, प्लस यहाँ पे H2O था, प्लस यहाँ पे CO2 था, और यहाँ पर बना ग्लूकोज, प्लस यहाँ पर बनी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है रेस्पिरेशन में, और ये ऑक्सीजन जब जुड़ती है ग्लूकोज के साथ तो आपको मिली यहाँ पर एनर्जी, और इसके एक और यहाँ पर क्या बनता है, एक और चीज बनती है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, यहाँ चली गई, ठीक है। आपने कहा फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट मटेरियल है वो है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन का जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो आपने कहा दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वेस्ट मटेरियल को जो है, जो क्या है, जैसे जो उत्पाद काम का नहीं होता है या जो इस प्रकार का उत्पाद है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन कोई बेनिफिशियल नहीं है या फिर रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो एक दूसरी इस प्रक्रिया का जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑक्सीजन है, और इस प्रक्रिया का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ जिसे आप कहते हैं। अब हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो एक तो तरीका यही हो गया है, ठीक है, एक तरीका यही हो गया है किसका, एक्सक्रीशन का। आपने कहा वेस्ट मटेरियल रिमूव हो गए हैं, तो ये लाइन आपको ये समझाती है। नेक्स्ट हमने कहा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेम चीज आपको बताई गई है जो अभी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट हमने कहा एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट इन प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। और भी तरीके होते हैं जिससे कि जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट से बाहर निकाला जाता है। कौन कौन से तरीके हैं, आपने कहा द गैस इज वेस्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स रिमूव थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ एंड लैंटिक सेल्स ऑफ स्टेम। आपने कहा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, दोनों में से अगर जिसकी मात्रा अधिक हो जाती है प्लांट में, तो आपने कहा स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज या गैस विनिमय के द्वारा जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी वेस्ट मटेरियल ही होगा, क्योंकि पानी को क्योंकि पौधे को उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, वाटर वेपर की फॉर्म में वो स्टोमेटा और लैंटिस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक तरीका हो सकता है। या सम वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड कलेक्ट इन द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्रीज। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पत्ती में संचित हो जाते हैं, या जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसकी जो छाल होती है जिसे बार्क आप कहते हैं वहां पर डिपॉजिट हो जाती है। फिर when the leaf and bark are shed the waste are eliminated। अब क्या, पत्ती भी झड़ जाती है और जो पौधे की जो छाल है वो भी निकलती है। आपने चीड़ के पौधे में देखा होगा बहुत इजीली पेड़ की छाल निकल जाती है। वो भी एक तरीका है कि वेस्ट मटेरियल उन्हीं के साथ एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि उनमें क्या भरा है, वेस्ट मटेरियल भरा है। या some waste product are
rendered harmless and then stored in the plant body as a solid bodies, जैसे कि rapids, tannin, resin, gum, rubber and essential oils are some such waste. आपने कहा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं और प्लांट में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं अलग अलग तरीकों से करते हैं, जैसे कि रेजिन आपने बोला, टैनिन आपने बोला, रेजिन आपने बोला, गम है या रबर है, इन सभी का इस्तेमाल हम अलग अलग चीजों में यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला द ऑयल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑरेंज and a jasmine latex from the rubber tree and papaya tree are different forms of a stored waste product. ठीक है, ये सारे अलग अलग जिनका हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि द ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, ऑरेंज से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर यूकलिप्टस जो है, या जैस्मिन है, या लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री है, या पपाया ट्री है, या गम फ्रॉम द एकेकिया है, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट, जिनका यूज हम अपने जीवन में अलग अलग चीजों में कर रहे हैं, वो सभी क्या है प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो जो प्लांट के लिए हार्मफुल है वो प्लांट से किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं, जो हार्मफुल नहीं होते वहीं स्टोर रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार पढ़ लीजिए, आप पूरी स्लाइड को रीड करेंगे और समझेंगे चीजों को यहाँ पर आपको क्या बताया गया है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है आपका, बहुत सारे जो सिस्टम है वो इसी चैप्टर में आपके हैं, तो चैप्टर को आपको समझना है, सारे जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हमारा चल रहा है। एक बार देख लेते कौन कौन से सिस्टम हमने यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन के बारे में, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में आपने एक्सक्रीशन को समझा है। इससे पहले जो हमने समझा था वो ट्रांसपोर्टेशन था, और सेम ट्रांसपोर्टेशन भी आपने दोनों में समझा था। आपने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन समझा और आपने यहाँ पर एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन समझे कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। तो आप जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो मोस्टली दोनों में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, और कम से कम 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, इससे ज़्यादा भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सर्कुलेशन के साथ साथ हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पर रेस्पिरेशन को। आपने रेस्पिरेशन को समझा है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को यहाँ पर समझा है। रेस्पिरेशन के अलावा जो लाइफ प्रोसेस आपने समझी है वो है यहाँ पर डाइजेशन। डाइजेशन किस प्रकार से होता है, और आपने ह्यूमंस में डाइजेशन का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर पढ़ा है। डाइजेशन से पहले जो लाइफ प्रोसेस हमारे पास आती है वो यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस, और आपने समझा कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से होती है, कौन कौन से वो यहाँ पे मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी, और आपने कुछ लाइफ प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आप डायग्राम समझेंगे और सिस्टम को बनाएंगे। इसी के साथ आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लगाएंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ना इनफ नहीं होता है जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपने टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि एक एक करके सारे जितने भी आपने सिस्टम पढ़े हैं सबके डायग्राम आपको बना लेने हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, या चाहे वो यहाँ पे सर्कुलेशन हो, या वहाँ पे एक्सक्रीशन हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस को आप ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने मार्क की हैं जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, और खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपके बुक के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आपके पास हैं या आप किसी से ले सकते हैं तो वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो हर ईयर इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, और वो सिस्टम से रिलेटेड आपके बनते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।